नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। संसद के भीतर गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलियों और उनके पैरोकारों पर जमकर प्रहार किया। शाह ने साफ कर दिया, मोदी सरकार न धमकियों से चूकती है और न ही विकास की राह में लाल आतंक को बर्दाश्त करेगी। अमित शाह ने बस्तर की बदलती तस्वीर का हवाला देते हुए कांग्रेस के 60 सालों के शासन पर तीखे सवाल खड़े किए। आखिर कैसे आजाद भारत के 75 सालों में आदिवासी समुदाय विकास से महरूम रहा और कैसे इस देश से नक्सलवाद का सफाया हो चुका है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान आज बस्तर की गूंज सुनाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों और दावों के साथ विपक्ष को घेरा। शाह ने ऐलान किया कि बस्तर से अब नक्सलवाद का साया लगभग पूरी तरह हट चुका है। जो इलाके कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजते थे, आज वहां स्कूल की घंटियां और राशन की दुकानों की कतारें नजर आ रही हैं। अमित शाह ने 31 मार्च तक नक्सलवाद के खात्मे की अंतिम तिथि रखी थी। माननीय अध्यक्ष जी, वो सालों से चाहते थे कि इनका दर्द, इनकी वेदना, इनकी परेशानी, नक्सलियों द्वारा किया गया उनको अन्याय और उनके भविष्य को अंधेरे में घेरने वाली ये पूरी व्यवस्था एक बार देश की सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद में उजागर हो और पूरी दुनिया उसको जाने। मगर लंबे समय तक इसको मौका नहीं दिया गया। अमित शाह ने सदन में उन लोगों को भी आड़े हाथों लिया जो नक्सलवाद की वकालत करते हैं। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि आजादी के बाद 60 सालों तक सत्ता संभालने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों रखा। मोबाइल टावर, बैंकिंग सुविधा, साफ पानी और पक्के घर, ये सब मोदी सरकार के आने के बाद ही हकीकत क्यों बने। वो एक गलत प्रकार का नैरेटिव, एक गलत प्रकार का स्वप्न भोले भाले आदिवासियों के सामने रखा था कि हम आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, हम आप विकास से महरूम रह गए हो इसलिए लड़ रहे हैं। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते हुए गृह मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि यह सरकार किसी भी धमकी के आगे झुकने वाली नहीं है। बस्तर के हर गांव में अब आधार कार्ड, राशन कार्ड और 5 किलो अनाज पहुंच रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर पंचायतों तक विकास की पहुंच सुनिश्चित की गई है। अमित शाह का यह कड़ा रुख संकेत है कि भारत अब नक्सलवाद के अंतिम प्रहार की ओर बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत केरोसिन की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही वितरण प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमों में अस्थायी ढील भी दी जाएगी। सरकार ने सब्सिडी वाले केरोसिन ऑयल यानी एसकेओ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बड़ी घोषणा की है। इस ऐलान के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को स्टोरेज और वितरण में छूट दी गई। इस फैसले के तहत पेट्रोल पंपों को भी बड़ी राहत मिली है। अब वो अस्थायी तौर पर 2500 लीटर तक केरोसिन स्टोर कर सकेंगे। इसके लिए पेट्रोलियम एक्ट के प्रावधानों में भी अस्थायी ढील दी गई है ताकि सप्लाई चेन में कोई रुकावट न आए और जरूरतमंदों तक ईंधन आसानी से पहुंच सके। बता दें कि ये फैसला 21 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। मैं इस वक्त अपने सहयोगी के माध्यम से सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि आप देखिए, जिस तरह से अगर मिट्टी का तेल की बात किया जाए या कहा जाए कि बंद था, अब उसका किस तरह से यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है भारत सरकार की तरफ से जो है 21 राज्यों में इसकी अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंपों पे भी अब मिट्टी का तेल मिलेगा, लोग वहाँ से लेंगे और लेंगे। अगर देखा जाए तो पीछे जो पहले जो स्टोव होता था, हम लोग देखे थे अक्सर कि स्टोव, उसमें मिट्टी का तेल दिखे यहाँ से पड़ता है, इसको बंद करने के बाद यहाँ से इसमें एयर बना करके जो है भरा जाता है। तो इस माध्यम से, पाइप के माध्यम से यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए किस तरह से, कितने अगर कहा जाए तो संयोजित ढंग से बनाया गया है। बड़ा एक चूल्हा है, वहाँ से आप देखिए कि इससे जो है आप तेज और कम कर सकते हैं।
तो किस तरह से अगर कहा जाए तो जो चीज़ लुप्त हुई थी वो चीज़ अब देखने को मिल रही मार्केट में। आप यहाँ देखिए, एक मैं ढाबे पे पहुँचा हूँ, ढाबे पे किस तरह से यहाँ पे बनाया जा रहा है। दूसरा सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि हर खाना अब केवल 10 रुपये महंगा मिलेगा। ये है असर, ये है जो एलपीजी की किल्लत, और ये है कहीं न कहीं मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई का असर कि अब हर एक चीज़ महंगा है, दिक्कतें लोगों को आ रही है। मैं दूसरी तस्वीर अपने सहयोगी से दिखाऊंगा पीछे। आप देखिए, अगर गैस की बात किया जाए तो गैस ना मिलने की वजह से दोनों चूल्हे बंद हैं। इनको अपना रोजगार करना है। अब इन्होंने विकल्प अपनाया, जो विकल्प बहुत पहले कहीं न कहीं बंद हो चुका था, लोग इसको भूल चुके थे, वह विकल्प अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आप देखिए कि इस विकल्प पे अब खाना बन रहा है। मैं बात करूँगा इस दुकान के जो मालिक हैं, विशाल हैं, यहाँ पर हैं, किस तरह से ये शुरुआत किए हैं, क्योंकि डीजल चूल्हा आया, उसके बाद अब मिट्टी के तेल का चूल्हा भी सामने आ चुका, और इस पर कहीं न कहीं सरकार की तरफ से 21 राज्यों में जो है लगातार जो है छूट मिली है कि आप पेट्रोल पंपों पे भी पेट्रोल के साथ आप मिट्टी का तेल भी खरीद सकते हैं। इस फैसले का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ छोटे ढाबा संचालकों ने मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव का इस्तेमाल शुरू कर दिया। क्या बना रहे हैं आप, पहले बताइए, पका क्या रहे हैं? अभी तो सब्जी बन रही है। अच्छा। आलू लौकी की। आलू लौकी की सब्जी जो इसमें आप रखे हैं, गैस पे बनाने में कितना समय लगता था, इसमें कितना समय लग रहा है? बस यही है कि आधा घंटा फर्क पड़ जाता, क्यों उस पर बस थोड़ा तेज कर देते थे। इसमें कितना पंपर वही हिसाब से चलना ही है, थोड़ा सा न कम न बेस, कम हो सकता है, बेस ज्यादा तो होगा नहीं। इसमें भी तो है सिस्टम कम तेज का। तेज का तो बस इससे आगे होगा ही नहीं, मतलब इससे तेज नहीं होगा, इससे तेज की जरूरत पड़ी तो आप फंस जाएंगे। हाँ, इससे होता ही नहीं, अगर ज्यादा करेंगे तो तेल नीचे टपके। थोड़ा दिखाइए, खोलिए ढक्कन। देखिए, ये जो सब्जी है, ये कितने लोगों की सब्जी बना रहे हैं आप? 20-30 आदमी आए, बस खा ले। मतलब आपका रोजगार भी चलता रहे, कम से कम लोग वापस ना जाए, काम चल जाए। बस कस्टमर के लिए बना रहे हैं। तो क्या लगता है, आप डीजल जो मिल रहा है, थोड़ा सा राहत मिलेगी आप लोगों को? मिट्टी का तेल राहत तो मिल ही रहा है, अब क्या करें, किसी तरह काम तो चलाना ही पड़ रहा है। गैस नहीं तो विकल्प के तौर पे राहत मिलेगी। 21 राज्यों में मिट्टी का तेल जो है मिलने की एक अनुमति दी गई है, तो इससे जो छोटे और फुटकर विक्रेता हैं, इनको राहत मिलेगी। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ भी अगर देखें तो गैस की किल्लत है, गैस नहीं है, कॉमर्शियल गैस है लेकिन खत्म है। देखिए, ये भी जो है भट्टी, कोयले की भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है, गैस नहीं मिल पा रहा है? गैस नहीं मिल पा रहा सर, बिल्कुल। कितनी समस्या आ रही है? समस्या बहुत दिक्कत हो रही है, जलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, कभी चोट है, जल हाथ पैर सब जल रहे हैं इससे। कितना टाइम लग जाता होगा इसे एक डेक में लग जाते हैं 25-30 मिनट, और उसमें कितना लगता है? 10 मिनट 15 मिनट बस। मतलब कहीं बढ़ गया। क्या अगर विकल्प के तौर के बात किया जाए, देखिए भाई साहब आपके बगल में जो है मिट्टी का तेल अब मिलेगा, दिल्ली में भी मिल जाएगा, आदेश किया सरकार ने। थोड़ा सा राहत इससे मिलेगी कि अगर नहीं मिलता है तो एक विकल्प है हमारे पास, हम इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें तो कोई विकल्प दिखाई दे रहा। इसके बाद हमें तो हमारे भट्टी काम कर रहा है, हमने देखा सीखे चला रहे थे, हमें तो इसका वो नहीं था। दुकान हमारी 4 दिन बंद रही थी गैस का चक्कर। अब जो है ये वाला चूल्हा आप खरीदा? अब ये चूल्हा बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हमारा काम चालू रहेगा। सरकार का कहना है कि ये कदम वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए उठाया गया, ताकि ईंधन की कमी से आम लोगों को परेशानी ना हो और आवश्यक सेवाएं प्रभावित ना हो। मजबूरी में इस वजह अगर गैस होती है तो गैस की वजह से इतनी तकलीफ होती है ना हमको, ना किसी को, ना रेट बढ़ता ना कुछ बढ़ता। ये सारी प्रॉब्लम जो है गैस की वजह से। अगर गैस होते आज मिल रहे होते तो आज हम इस स्थिति में ना होते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा है कि हर खाना अब केवल 10 रुपए महंगा। ये जब तक कि गैस नहीं मिल रही है तब जैसे हम तकलीफें झेल रहे हैं। सुबह 4-4 बजे उठना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उबालना पड़ता है, क्योंकि माल उबालने में टाइम लगता है। गैस पे हमारा काम आधा 1 घंटे में उबल जाता था पूरा आइटम। अब इसके लिए 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहना पड़ता है। जगह बैठे रहो, कभी पिन मारो, कभी पंप मारो, कभी कुछ करो। इसमें लग रहा था हर जरी सी हवा चलती है गैस बुझ जाता है तुरंत, फिर उसको माचिस लगाओ। इसमें काफ़ी तकलीफ। अब गैस होती थी बस जला के आराम से बैठे हैं, आराम से अपना काम हो रहा है। बस चेक करना पड़ता था कि हाँ उबल गया कि नहीं उबला। कुल मिलाकर सरकार का ये कदम सप्लाई को स्थिर रखने के लिए अहम माना जा रहा है, जिससे छोटे कारोबारियों के लिए राहत भी मिलेगी। हालांकि चुनौतियां अभी भी बरकरार है। गैस को नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल लोगों का कहना है कि विकल्प के तौर पर जिस तरह से सरकार की तरफ से जो है घासलेट जिसको कहा जाता है मिट्टी का तेल अगर शुरू किया है, तो इससे भी थोड़ा सा इनको एक राहत और एक विकल्प मिल जाएगा कि दुकान बंद नहीं करनी पड़ेगी, और उससे कहीं न कहीं दुकान भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, और लोगों के जो लोग खाना नहीं मिल पाता उनको खाना भी मिलेगा। ये सुविधा थोड़ा सा लोगों को मिलती नजर आ रही है। कैमरामैन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। दिल्ली का व्यस्त इलाका, शकरपुर और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी चूक आपको शातिर बदमाशों का शिकार बना सकती है?
दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जो खुद को बैंक का रिकवरी एजेंट बताकर सरेआम गुंडागर्दी और लूटपाट को अंजाम देते थे। ये कोई साधारण लुटेरे नहीं बल्कि हाईटेक तरीके से आपकी ईएमआई का डेटा ट्रैक करने वाले अपराधी हैं। पुलिस की गिरफ्त में गर्दन झुकाए खड़े ये वही चेहरे हैं जिन्होंने शकरपुर की सड़कों पर दहशत मचा रखी थी। इनका काम करने का तरीका इतना शातिर था कि कोई भी धोखा खा जाए। ये गिरोह उन लोगों को निशाना बनाता था जिनकी गाड़ी की ईएमआई बाउंस हो गई। 26 मार्च की दोपहर एक शख्स अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी एक सफेद ब्रेजा कार ने उसका रास्ता रोक लिया। खुद को बैंक रिकवरी एजेंट बताने वाले इन बदमाशों ने न सिर्फ उसे धमकाया बल्कि बीच सड़क पर जबरन गाड़ी रुकवाकर वसूली की कोशिश की। 26 तारीख को शकरपुर थाने में कॉल आई थी कि 4 लोगों ने जबरदस्ती गाड़ी में बैठ के और 18,000 रुपये पेटीएम में डलवा लिए। तो उस कॉल के बाद हमने एक अबडक्शन का और एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया। कंप्लेंट हमारे शिवम कुमार है जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं और पंजाब नेशनल बैंक में काम करते हैं। क्योंकि खुद बैंक में काम करते तो उनको पता है कभी भी बैंक इस तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करता है और इस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र नहीं कराता है। तो उस चीज़ को सोच समझ के इन्होंने पुलिस में शिकायत करी। इसके बाद हमने टेक्निकल सर्विलेंस की मदद लेते हुए इन 4 को आइडेंटिफाई किया और चारों लोगों को बागपत से अरेस्ट किया है। इनमें से जो प्रिंस है वो पहले एज ए रिकवरी एजेंट काम कर चुका है, तो उसको एक्सपीरियंस है और उसको एक इजी रिकवरी ऐप है, उसमें उसका KYC भी हो रखा है। तो वहाँ से उसको डेटा वो लेता था और उसके बाद इस तरह के लोग जो डिफ़ॉल्ट करते थे अपने लोन में उनको टारगेट करते थे। आखिर इन बदमाशों को कैसे पता चलता था कि किसकी ईएमआई बाकी है? जांच में खुलासा हुआ कि ये गिरोह हाईटेक मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करता था। इन ऐप्स के जरिए गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन करते और तुरंत जान लेते कि गाड़ी पर लोन है या नहीं। जैसे इन्हें कोई डिफॉल्टर मिलता, ये फिल्मी स्टाइल में उसकी गाड़ी को ओवरटेक करते और खुद को बैंक का नुमाइंदा बताकर गाड़ी जब्त करने या पैसे देने का दबाव बनाते थे। जब कोई भी व्यक्ति बैंक से लोन लेता है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देता है, घर का एड्रेस भी देता है, ऑफिस का भी सबमिट करता है। तो क्योंकि जब लोन डिफ़ॉल्ट करता था तो इस ऐप पर सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी, तो उसके हिसाब से गाड़ी का नंबर के हिसाब से ये लोग आइडेंटिफाई कर लेते थे किसको टारगेट करना है। और हम लोगों ने इसमें फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन किया है। ये म्यूल अकाउंट है, अकाउंट इनके नाम पे नहीं है और इसमें कुल 32 ट्रांजैक्शन है जो आया है। तो 32 विक्टिम तो इनके हो ही गए पिछले 1 मंथ में। बाकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और इसमें कुछ और भी अरेस्ट करेंगे। सवाल है क्या करें बदमाशों के पास बैंक और लोन का इतना संवेदनशील डेटा पहुंचा कैसे? क्या इसमें बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं? पुलिस अब इसी कड़ी की जांच कर रही है। जनता के लिए सीख यही है कि सड़क पर किसी भी अनजान रिकवरी एजेंट के सामने ना झुकें और तुरंत पुलिस को सूचना दें। दिल्ली पुलिस ने फर्जी ईएमआई रिकवरी एजेंटों के गिरोह का भंडाफोड़ कर इस गिरोह से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर 32 मामलों की जानकारी होने की बात कही है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस हाईटेक वसूली रैकेट की बाकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि इस रैकेट से जुड़े बाकी लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट रविंदर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। कश्मीर घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जहां एक तरफ बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में तेज हवाओं ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। कश्मीर की वादियों में कुदरत का दोहरा रंग देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से चटक धूप के कारण जो गर्मी सताने लगी थी, उसे ठंडी हवाओं और बारिश ने काफूर कर दिया है। लेकिन ये बदलाव अपने साथ मुश्किलें भी लाया है। उत्तरी और मध्य कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने बागवानी और फसलों को भी चिंता में डाल दिया है। कश्मीर में लगातार अगर देखा जाएगा मौसम जो है बिगड़ता ही जा रहा है। पिछले कई दिनों से अगर देखा जाएगा लगातार मैदानी इलाकों में भारी बारिशें जो है वो हो रही है, वही बालाई इलाकों में बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से कश्मीर में अगर देखा जाएगा मौसम ने करवट जो है वो ली है
और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी भी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में कश्मीर घाटी में बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है। उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में बारिशें भी जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है। कल देर रात से ही हमने देखा बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी जो है वो शुरू हुई है, लेकिन वही मैदानी इलाकों की अगर बात करेंगे तो लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। इस टाइम भी अगर देखा जाएगा पूरे श्रीनगर घाटी में या पूरे मैदानी इलाकों में बारिशें जो है वो हो रही है। वही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में ठंडी हवाओं के साथ साथ जो है ओले गिरने के भी खतरे हैं और उसके साथ साथ मौसम विभाग की जानिब से एक एडवाइजरी भी जारी की गई जो हाई रीचेस है वहाँ पे स्नो एवलांच के साथ साथ लैंडस्लाइड्स होने का भी खतरा है। बताया जा रहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। फिलहाल ये सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा और 2 से 4 अप्रैल के बीच एक और स्पेल आने की संभावना है जो काफी सक्रिय हो सकता है। मौसम के इस मिजाज ने सैलानियों के चेहरे तो खिला दिए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो असली चुनौती 2 से 4 अप्रैल के बीच होगी, जब एक बार फिर से भारी बारिश और बर्फबारी का अंदेशा जताया गया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे खेतों में जल निकासी का प्रबंध रखें और कीटनाशकों के छिड़काव को फिलहाल टाल दें। वही प्लेन्स की अगर हम बात करें दोनों डिवीजन्स में जम्मू एंड कश्मीर में, अगर हम बालाई इलाकों की बात करें आइसोलेटेड पॉकेट्स पे 0 से लेके 25% का जो एरिया है उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है सेंट्रल एंड नॉर्थ कश्मीर में, जहां ये जो बर्फबारी हो सकती है, और वही लाइट टू मॉडरेट। 1 और 2 फिर बेहतरी है, लेकिन फिर भी एक फीबल टाइप ऑफ WD है। उससे आइसोलेटेड पॉकेट्स में दोनों डिवीजन्स में लाइट बूंदाबांदी हो सकती है। अलबत्ता 3rd और 4th ऑफ अप्रैल दोनों रीजन्स में स्कैटर्ड प्लेसेस पे रेनफॉल प्लेन्स में, और जहां हम हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स की बात करें वहां बर्फबारी के चांसेस हैं। इसके साथ साथ ये जो गस्टी विंड्स भी चलने का इम्कान है, जिनकी शिद्दत 40 से लेकर 50 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। कश्मीर में मौसम का ये मिजाज बताता है कि अप्रैल की शुरुआत में ठंडी रहने वाली है। जहां एक तरफ पर्यटकों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने आम लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम के दौरान पहाड़ी रास्तों पर सफर न करने की सलाह दी है। अब सबकी नजरें 2 अप्रैल पर टिकी है, जब मौसम का दूसरा दौर शुरू होने वाला है। अगर देखा जाएगा ठंडी हवाएं भी जो है लगातार जम्मू कश्मीर घाटी पे असर कर रही है, और वही मौसम विभाग का कहना है कि 2 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक फिर से एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो जम्मू कश्मीर को हिट कर सकती है, जिसमें भारी बारिशें और बर्फबारी जो है फिर से लौट आएगी। वहीं अगर देखा जाएगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी कश्मीर घाटी में है जहाँ पे बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, वहाँ पे पर्यटक जो है किसी जन्नत के नज़ारे से कम का नज़ारा जो है वहाँ पे नहीं है। पर्यटक जो है वहाँ पे आनंद ले रहे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन वहीं कहीं देखा जाएगा कि आम लोगों की चिंताएं जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो मेन रोड्स है, चाहे हम बांडीपुरा गुरेज की अगर बात करें, साधना टॉप, राजन टॉप की बात करेंगे, उसको यातायात के लिए जो है वो कट ऑफ किया गया है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। मध्य प्रदेश में करीब 9 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ 38 लाख लोग सरकारी अनाज के भरोसे हैं। ये आंकड़े प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दी गई जानकारी में सामने आए, जिसे लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि एमपी में हर दूसरा व्यक्ति मुफ्त राशन ले रहा है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद इन आंकड़ों पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन योजना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों की माने तो 5 करोड़ 38 लाख लोग सरकारी राशन ले रहे हैं, यानी राज्य में हर दूसरा व्यक्ति सरकारी राशन ले रहा है। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट इन आंकड़ों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल आयोग की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट की माने तो देश में गरीबी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 2013 से 2014 में जहां गरीबी 29% से ज्यादा थी, वहीं 2022 से 2023 में ये घटकर करीब 11% रह गई। यानी पिछले 9 साल में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि एमपी में ही 5 करोड़ 38 लाख लोग आज भी मुफ्त राशन के भरोसे हैं।
मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो गरीबी रेखा को पार कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी भी फ्री राशन ले रहे हैं। यानी फ्री राशन ये एक राहत है या मजबूरी? वहीं जन मुद्दे से जुड़े ये दोनों सरकारी रिपोर्ट अब सवालों के घेरे में है। कांग्रेस का कहना है कि नीति आयोग के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज भी लोग मुफ्त राशन के ऊपर निर्भर हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 23 साल से मध्य प्रदेश में है। 9 करोड़ की आबादी वाले इस प्रदेश में 5 करोड़ 38 लाख लोग सरकार के राशन पर निर्भर हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 10 में से 6 लोग सरकारी सहारे पे निर्भर हैं। अब आप सोच लीजिए कितना गंभीर आर्थिक संकट इस मध्य प्रदेश में। ये चेतावनी है। ये इस सरकार पे जो जुमलों वाली सरकार है, जो कहती है विकास का मॉडल हमने बनाया, जो कहती है कि लोगों का हमने जीडीपी बढ़ी है। कैसे जीडीपी बढ़ी है? आप पूरे प्रदेश की आधी ज़्यादा आबादी को आप राशन दे रहे हैं और बातें करते हैं विकास की। तो ये आपका विकास मॉडल है? मुझे तो नहीं लगता कि ये विकास मॉडल है। ये कल्याणकारी राज्य नहीं है, ये गरीबी पैदा करने वाला सरकार का मॉडल है। शर्म आना चाहिए सरकार को और रोजगार के साधन उपलब्ध कराना चाहिए। किसानों को उनके फसलों के सही दाम देना चाहिए, किसानों को भरपूर सहायता करनी चाहिए, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। उस केंद्र सरकार तो कह चुकी है और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है फ्रीबीज बंद होना चाहिए। तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि गंभीर आर्थिक चेतावनी है ये, तो सरकार को उसमें सुधार करना चाहिए। अगर 5 करोड़ से ज्यादा लोग राशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रोजगार और आय के अवसर प्राप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ की सरकार ने अपने 18 महीने के कार्यकाल में इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं किया। वचन पत्र की अपनी 1% भी मांगों का संपूर्ण नहीं किया, क्योंकि जब लंबे चौड़े वायदे के साथ कांग्रेस सरकार बनाई थी तो कांग्रेस कहती थी कि हम सबसे पहले आकर के जो FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य सुरक्षा बिल को जमीनी स्तर पर उतारेंगे, जो UPA सरकार का था। लेकिन मध्य प्रदेश में, केंद्र में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद 5.38 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था सुदृढ़ रूप से प्राप्त हो रही है। ये तो वही वाली बात हुई कांग्रेस के लिए कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले, जिसके 32 छेद। तो कांग्रेस को पहले अपनी चरित्रावली पे देखना चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के कोई भी आक्षेप या आरोप लगाने चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी इन आंकड़ों पर सफाई देती हुई नजर आई। भाजपा नेताओं का कहना है कि नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है कि गरीबी तेजी से घटी है और मुफ्त राशन योजना गरीबों को सुरक्षा दे रही है। मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की आबादी में करीब 5.5 करोड़ यानी 60% आबादी सरकारी राशन पर निर्भर है। यह आंकड़े विश्वसनीय नहीं लगते हैं। यह लोकसभा में प्रस्तुत जानकारी जो है वो स्पष्ट इशारा करती है कि सरकारी राशन का दुरुपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को ये गौर करना चाहिए कि इन आंकड़ों के अनुसार हर दूसरा आदमी यदि सरकारी राशन ले रहा है तो कहीं न कहीं सरकार के अनाज का दुरुपयोग हो रहा है। जो सुपात्र लोग हैं उनको संभवतः इस योजना का फायदा नहीं मिल रहा है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। और इस पूरे प्रकरण में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इतनी बड़ी आबादी यदि सरकारी राशन पर निर्भर है तो कहीं भ्रष्टाचार का प्रकरण भी हो सकता है, अनियमितता का हो सकता है। और जो आर्थिक लोग सक्षम हैं उनको सरकारी राशन से बचना चाहिए और सरकार को डिजिटल ID वेरिफिकेशन करवा के जो अपात्र लोग हैं उनको तत्काल इस पूरे जो राशन योजना है उससे बाहर करना चाहिए। हालांकि जानकार इन आंकड़ों को देख सवाल उठा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि कहीं मुफ्त राशन योजना का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा को पार कर चुके हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 5 करोड़ के करीब लोग अभी भी फ्री राशन ले रहे हैं। तो जब गरीबी खत्म हुई है तो सवाल ये है कि राशन पर निर्भरता क्यों? इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।